लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय का मकसद अमेरिका में पब्लिक मीडिया की जरूरत और उसकी उपयोगिता को रेखांकित करना है, खासकर तब जब ट्रंप प्रशासन और कुछ रिपब्लिकन सांसद सार्वजनिक मीडिया की फंडिंग में कटौती करना चाहते हैं। लेख ये बताता है कि कैसे पीबीएस और एनपीआर जैसे सार्वजनिक मीडिया संस्थान खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ऐसे समय में भी स्थानीय खबरों और सूचनाओं का एकमात्र विश्वसनीय जरिया है, जब मुख्यधारा की मीडिया संस्थाएं या तो बंद हो रही हैं या शहरों तक सिमट कर रह गई हैं। संपादकीय आगाह करता है कि अगर फंडिंग में कटौती होती है तो अमेरिका के कई कस्बों और छोटे शहरों में पब्लिक रेडियो बंद हो जाएंगे, जिससे पहले से ही सूचनाओं के संकट से जूझ रही स्थानीय जनता और भी अधिक अनजान और असहाय रह जाएगी। लेख ये भी मानता है कि पब्लिक मीडिया में सुधार की जरूरत हो सकती है, जैसे वैचारिक संतुलन का सवाल, लेकिन उसका समूल खात्मा एक गलत कदम होगा। इस लेख के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स ये तर्क देता है कि जैसे पुलिस या डाक जैसी संस्थाओं की आलोचना के बावजूद उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, वैसे ही पब्लिक मीडिया को भी उसके दोषों के बावजूद बचाना जरूरी है। लेख अंत में ये चेतावनी भी देता है कि अगर अमेरिका अपनी खुद की आवाज और सूचनाओं के स्रोतों को नष्ट करता है, तो इसका फायदा उन तानाशाही ताकतों को मिलेगा जो दुनिया में लोकतंत्र के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। जैसे चीन में वॉइस ऑफ अमेरिका को चीनी सरकारी मीडिया से बदल दिया गया। ये लेख एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देता है कि पब्लिक मीडिया को राजनीतिक गुस्से या वैचारिक लड़ाई का शिकार ना बनाया जाए, क्योंकि ये एक लोकतंत्र की बुनियादी जरूरतों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ पीपुल्स डेली में प्रकाशित लेख वैश्विक सभ्यताओं के संवाद पर केंद्रित है, जिसमें लेखक विकास कुमार सिंह ने चीन की पहल पर बीते जुलाई में हुए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के जरिए ये दिखाया है कि आज की दुनिया में अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच संवाद क्यों जरूरी है। लेख इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि एक और जहां तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने दुनिया को करीब लाया है, वहीं सांस्कृतिक मतभेद, राजनीतिक टकराव और साझा वैश्विक समस्याएं जैसे जलवायु संकट, महामारी, असमानता अभी भी हमें बांटे हुए हैं। लेख के केंद्र में ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव है, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य है शांति, विविधता का सम्मान, मानवता के साझा मूल्यों की रक्षा और संवाद के जरिए सहयोग को बढ़ाना। लेख इस पहल को एक ऐसे रास्ते के रूप में प्रस्तुत करता है जो आज की बहुध्रुवीय दुनिया में स्थायित्व और सहयोग ला सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि चीन न केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से अग्रणी बना है, बल्कि उसने सांस्कृतिक विरासत और संवाद को भी प्राथमिकता दी है, जिसका उदाहरण है कन्फ्यूशियस के विचारों का आधारित विविधता में सौहार्द की अवधारणा। लेख ये संदेश देता है कि वैश्विक समस्याओं का हल किसी एक देश के पास नहीं है, बल्कि उनके समाधान के लिए सभी सभ्यताओं का साथ आना होगा। चीन की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिका को इसमें एक पुल की तरह प्रस्तुत किया गया है, जो अपने अनुभव साझा कर सकता है और दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। लेख का भाव ये है कि सभ्यताओं के बीच संवाद कोई आदर्शवादी विचार नहीं, बल्कि आज के विभाजित और अशांत समय में एक व्यवहारिक जरूरत है। द गार्जियन के संपादकीय का मकसद टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती और उसकी सांस्कृतिक सपोर्टिंग अहमियत को रेखांकित करना है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब ये फॉर्म लगातार अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। लेख इंग्लैंड और भारत के बीच लॉर्ड्स में खेले गए हालिया रोमांचक मुकाबले को एक मिसाल की तरह पेश करता है, जो ये दिखाता है कि धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने वाला टेस्ट क्रिकेट भी कैसे जबरदस्त ड्रामा, भावनात्मक उतार चढ़ाव और खेल की सबसे बेहतरीन मानवीय झलक पेश कर सकता है। लेख ये भी स्वीकार करता है कि दुनिया भर में 2020 की तेज, मनोरंजक और कम समय वाली शैली ने टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व को चुनौती दी है, लेकिन इसके बावजूद एक कड़े मुकाबले वाला टेस्ट मैच आज भी दर्शकों को वही रोमांच और गहराई दे सकता है जो कोई और फॉर्मेट नहीं दे सकता। गार्जियन ने लॉर्ड्स टेस्ट की तुलना 1981 के हेडिंगले और 2005 के एजबेस्टन जैसे ऐतिहासिक मैचों से की है,
और बताया है कि कैसे इस तरह के मुकाबले क्रिकेट को महज खेल नहीं बल्कि कला का अनुभव बनाते हैं। साथ ही लेख एक गंभीर चिंता भी उठाता है कि इंग्लैंड जैसे कुछ देशों में टेस्ट क्रिकेट भले जिंदा हो, लेकिन कई देशों में, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर देशों में, ये तेजी से मरता जा रहा है। वेस्ट इंडीज की हालिया दुर्दशा का उदाहरण देते हुए ये लेख एक चेतावनी देता है कि अगर क्रिकेट बोर्ड वैश्विक असमानताओं को नहीं सुलझाते तो टेस्ट क्रिकेट का अंत भी हो सकता है। इसीलिए ये लेख न सिर्फ लॉर्ड्स टेस्ट की प्रशंसा करता है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट को बचाने की एक अपील भी है कि इस खेल को केवल इतिहास नहीं, भविष्य की प्रेरणा बनाकर देखा जाए। द डेली स्टार में प्रकाशित लेख सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में बनी तटबंधों को लेकर एक गहरा सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेख ये समझाने की कोशिश करता है कि ये तटबंध सिर्फ तकनीकी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि लोगों की उम्मीद, डर, संघर्ष और सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। लेख की शुरुआत एक स्थानीय व्यक्ति की चिंता से होती है, जो बार बार तटबंध टूटने और चक्रवातों के कारण अपने घर के उजड़ने का भय झेल चुका है। इससे भाव आता है कि तटबंधों से जुड़ा जीवन राहत और जोखिम के बीच जूझता रहता है। लेख ये भी दिखाता है कि ब्रिटिश काल से लेकर आधुनिक काल तक तटबंधों का निर्माण किस तरह पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों को बाधित करता रहा है। खासकर 1960 के दशक के कोस्टल एम्बांकमेंट प्रोजेक्ट को एक ऐसा विदेशी प्रेरित मॉडल बताया गया है जो इस क्षेत्र की जटिल पारिस्थितिकी और समाज को नजरअंदाज करता रहा। हालांकि हाल की परियोजनाएं जैसे कोस्टल एम्बैंकमेंट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन संरचनाओं को ऊंचा और चौड़ा बना रही है, लेकिन लेख ये स्पष्ट करता है कि मजबूत संरचना भी तभी टिकाऊ होती है जब स्थानीय राजनीति और भ्रष्टाचार का दखल ना हो। लेख में बताया गया है कि कैसे मछली और झींगा पालक, जो अक्सर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होते हैं, स्वार्थवश तटबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं और सरकारी अफसरों की मिलीभगत से बच निकलते हैं। साथ ही इसमें इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि कई किसान अब झींगा पालक से वापस पारंपरिक धान की खेती की ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय प्रभुत्वशाली लोगों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। ये बताता है कि तटबंध केवल जलरोधक दीवारें नहीं हैं, बल्कि सामाजिक असमानताओं और राजनीतिक संघर्षों का भी आईना है। लेख का सबसे मार्मिक पक्ष ये है कि इन सब के बावजूद स्थानीय लोग तटबंधों को खुद संभालते हैं। चक्रवात के बाद जब पानी उतरता है तो गांव के लोग बिना किसी सरकारी सहायता के खुद मिट्टी, फावड़े और टोकरियों के साथ टूटे तटबंध की मरम्मत में जुट जाते हैं। इससे भाव आता है कि तटबंधों की असली ताकत उस सामुदायिक चेतना और जमीनी एकजुटता में है जो मुश्किल समय में उभरती है। अंततः लेख ये दिखाता है कि बाहरी लोगों के लिए जो तटबंध केवल इंजीनियरिंग समाधान है, स्थानीय लोगों के लिए वो एक जीवंत, यादों और संघर्षों से भरी संरचना है, जिससे वो नफरत भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं। यही द्वंद इस लेख का मूल भाव है, एक दीवार जो सुरक्षा भी देती है और असुरक्षा का डर भी साथ लाती है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित आरती जैरथ का लेख दिल्ली के लुटियंस जोन की उन गहरी सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को उजागर करता है जो देश के सत्ता केंद्र और आम नागरिक के जीवन में मौजूद असमानता का प्रतीक बन चुकी है। लेख की मूल चिंता ये है कि चाहे नेता हो, पूर्व मंत्री, सांसद या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनमें से अधिकतर लोग रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगले छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेख की शुरुआत पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के उस बंगले विवाद से होती है जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी आवास नहीं छोड़ा और इसे अपनी दिव्यांग बेटियों की जरूरतों से जोड़ा। लेख स्पष्ट करता है कि सहानुभूति अपनी जगह है, लेकिन ये सवाल भी जरूरी है, क्या इतने वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की कोई योजना नहीं बनाई। लेख कई ऐसे उदाहरण देता है जहां पूर्व मंत्री, सांसद या राजनीतिक उत्तराधिकारी लुटियंस के बंगलों से चिपके रहते हैं, चाहे वो अजीत सिंह हो, चिराग पासवान हो या रमेश पोखरियाल निशंक। यहाँ तक कि जिनका कोई सरकारी पद नहीं रहा, जैसे गुलाम नबी आजाद, वो भी बंगलों में जमे हैं। ये बताता है ये बंगले अब सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुके हैं, जिसे अलग होना किसी को गवारा नहीं। लेख इस पूरे मसले को सत्ता की मानसिकता, औपनिवेशिक विरासत और लोकतंत्र में बराबरी के मूल्यों के हाथ से जोड़ता है। वो तंज कसता है कि दिल्ली के आम नागरिक
पानी, कचरे, अपराध और टूटती सड़कों से जूझ रहे हैं। वहीं लुटियंस में एक अभिजात्य किला खड़ा है जहां हर सुविधा मौजूद है और आम जनता की पहुंच से लगभग नामुमकिन है। लेक कमर में ये पूरा ढांचा न केवल असमानता का प्रतीक है, बल्कि लोकतांत्रिक विचार की जड़ों के खिलाफ भी है। ये सत्ता संरचना की उस मानसिकता की आलोचना करता है जिसमें कुर्सी से हटने के बाद भी सत्ता का सुख छोड़ना आसान नहीं होता। और ये भी कि जब भारत अब तक अपने सबसे खास जोन को नए नजरिए से ढालने की इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get